देखिए, ये जो एनकाउंटर हुआ उसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और कल की जो पुलिस का जो है कार्रवाई है काफ़ी सराहनीय है। इससे क्या होगा कि पुलिस का जो खौफ है आम लोगों में बना रहना ये बहुत जरूरी है। देखो, हम सही किया अपराध के पुलिस की कार्रवाई को मैं एकदम उचित ठहराता हूं। अपराध का हम विरोध करते हैं और अपराधियों का भी हम लोग अंकुशता को बनाए रखने के लिए अभी प्रशासन द्वारा जो एनकाउंटर किया गया मेरे हिसाब से एकदम सही काम है, सही किया गया है। ऐसे एनकाउंटर समय समय पर करते रहें अपराधियों का, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। डर क्यों रहा है? अगर उसके भीतर उसके अंदर में हमको जानकारी देना है कि डरना नहीं ऐसे लोगों से। अगर ये भीतर यही जागरूकता तो लाना खत्म है। हो जाए, वही वकील साहब ने क्या कहा, ये चाकू छुरा ये सब बंद हो जाएगा। अगर सब सहमत है ताकि आने वाला मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, माननीय जागरूक हो मुख्यमंत्री जी से, और इस सही संबंध रास्ते में पर चल सके। समाज के बारे ये अपराध तो साइबर अपराध तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। साइबर अपराध में होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपके साथ अपराध हो गया। लोगों का अकाउंट जो है वो जो है दूसरी जगह दूसरा यूज करता है। अभी तो जाके समाज में बताओ, तब मालूम चलेगा। नहीं तो ये ये गलत कहानी है। रोज चलती समाज रहेगी को दीदी। सुधारने के लिए ये जो बहुत अपना जरूरी कर रहे है। हैं, समाज को सुधारने के लिए जो कर वर्तमान सकते हैं। स्थिति ये है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। और जिस तरह से कल शाम के समय में जो एनकाउंटर का वो जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का घटना जो है घटित हुआ है, और मेरे साथ उस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो मुखिया है रतन यादव जी यहाँ पर मौजूद है, समाज सेवी और जो पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति की प्रीति अजय बेहरा जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र दुबे जी वकील जो काफ़ी सीनियर है, अधिवक्ता के रूप में यहाँ पर मौजूद है। राहुल शर्मा जी सीनियर पत्रकार हैं। आज ये वीएलसी न्यूज़ के बैनर तले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम उन तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिस मुद्दे को लेकर समाज में एक असामाजिकता का माहौल चल रहा है। नशा हो चाहे मौत का जो मंजर जो आए दिन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी कुछ कहता है। क्यों कहता है? आखिर ये जो नशा है और ये जो हत्या है ये कब थमेगी और कब तक इनके बारे में जो है जनता सोचते रहेगी? हम ये सारे सब्जेक्ट पर जो है आज बात करेंगे। रतन जी और हमारे साथ प्रीति अजय बेहरा जी, सौरभ जी और जो ज्ञानेंद्र दुबे जी है, इन पूरी विषयों पर हम बात करेंगे। सीनियर है, वकील है, वकालत क्या कहती है, प्रशासन के जो न्याय प्रणाली है वो क्या कहते हैं, एक पत्रकार की भूमिका में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ पत्रकार, इन बारीकियों पर नज़र डालेंगे। और समाज से भी जो है एक आम जनता क्या सोचता है, क्या विचार रखता है कि वो स्वतंत्र रूप से जो है एक आम माहौल में खुली आबो हवा में वो सांस ले सके। रतन यादव जी यहाँ पर मौजूद है जो समाज को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है और कई ठो ऐसा स्टेटमेंट है जो समाज के लिए है और समय पर जो है रतन यादव अपनी भूमिका से लोगों को अवगत कराते रहते हैं। तो रतन यादव जी, पहले मेरा सवाल आप ही से है। कल दुर्ग भिलाई में एक घटना घटी है एनकाउंटर के नाम से, तो ये जो घटना हुई है एनकाउंटर को लेकर, तो इस एनकाउंटर से क्या सबक मिलता है या क्या सीख मिलता है? देखिए, ये जो एनकाउंटर हुआ उसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ये शुरुआत पहले ही कर देना था। और आपने कहा कि पहला एनकाउंटर है, आपको शायद जानकारी नहीं है कि इससे पहले भी गोविंद विश्वकर्मा का हिस्ट्री सीटर था, उसका भी एनकाउंटर हुआ था। जी, मैं आपसे ही सुनना चाह रही थी। ठीक है जी। अब ये दूसरा एनकाउंटर जो हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। प्रशासन ने अभी जो कार्रवाई किया वो बिल्कुल सही कार्रवाई है। जब तक आप अपराधियों पर खौफ नहीं पैदा करेंगे तब तक ये अपराध कम नहीं होगा। इसलिए पुलिस प्रशासन ने जो कार्य किया है कल, वो बात साधुवाद के पात्र हैं और समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अपराधियों होश में आ जाओ, प्रशासन अब जाग गया है। तो ये जो शुरुआत है बहुत अच्छा शुरुआत है। इससे अपराधी डरेंगे और अपराध में कुछ कमी तो आएगी जरूर, ऐसा मेरा मानना है। जी, जो पिछले समय में यादव जी जो एनकाउंटर हुआ था
पहले का एनकाउंटर का भूमिका क्या रहा है और आज की जो एनकाउंटर है जो कल शाम को हुई, इसमें फर्क क्या देखिए, था? एनकाउंटर दोनों भूमिका मैं बताता हूँ। ऐसा है कि भूमिका सब एक ही है। पुलिस किसी को मारती नहीं है, पुलिस कोशिश करती है कि उसको न्यायालय में प्रस्तुत करे। लेकिन जब पुलिस के ऊपर ही गोली आप चलाओगे तो पुलिस क्या करेगी? अपने आत्मसुरक्षा के लिए तो गोली चलाएगी ना। उसमें जब गोली पड़ जाए और मर जाए आदमी तो उसको एनकाउंटर का नाम दिया जाता है। तो एक तरफ से आप पुलिस के ऊपर में उंगली उठाते हैं, चाहे मानव अधिकार वाले हों चाहे जो भी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस को जब आप स्वतंत्र कर दोगे तो निश्चित मान के चलो, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि पुलिस को अगर थोड़ा सा भी अगर आपने दिखा दिया पावर, तो पुलिस जब अपना पावर दिखाएगी तो इसी प्रकार की गतिविधियां नजर आएगी। और निश्चित मान के चलो कि जितने हिस्ट्री सीटर होंगे आज इस एनकाउंटर से निश्चित मान के चलो दहशत में होंगे वो। और आगे आने वाले समय में ये और एनकाउंटर होने की संभावना है। अगर क्राइम बंद नहीं होता तो प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से अभी ये जो एनकाउंटर वाला विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री ने जो प्रयास किया है वो निश्चित ही सराहनीय है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि कोई भी अपराधी अपना सर उठा ना सके समाज के अंदर। गलत तरीके से कोई भी अपराधी तो अपराध करता है, उसके आगे पीछे जो चंडर मंडर घूमते हैं वो सबसे बड़े अपराधी हैं। उनको भी टारगेटेड करना चाहिए कि ऐसे लोगों से किनका किनका संबंध है। इन सबको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इसलिए पुलिस को पुनः एक बार मैं धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि ऐसे एनकाउंटर समय समय पर करते रहें अपराधियों का, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और लोगों के मन में अपराधियों के खिलाफ ये जो खौफ जो है वो कम हो। जी, रतन यादव जी, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। अजय प्रीति जी, मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि आप एक महिला समाज सेवी हैं और काफ़ी क्षेत्र में आपका सराहनीय योगदान रहा है। जिस तरह से एक महिला सड़क पर चलने से, सड़क में चलते समय एक क्या विचार लेके चलती है जिसके उसके आत्मसम्मान में आघात पहुंचता है और वो परेशान हो जाती है। बहुत सारी बातों को, चीज़ों को वो दबाकर चलती है जिससे उसकी स्वतंत्रता की हनन होती है। आप लोग बाल विकास विभाग में आप पूर्व की सदस्य रही हैं, तो इससे किस तरह का हनन आप महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने जो मेरे से सवाल किया है कि एक महिला जब रोड पर निकलती है, जब वो घर से निकलती है तो एक असुरक्षा का भाव लेके चलती है और उसके दिमाग में ये भाव जरूर रहता है कि मेरे को अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करके खुद ही चलनी है। तो आज का जो माहौल है, सड़क पे चलती महिला को यानी एक इज्जत की नज़र से एक सामान्य वर्ग तो देखता है, लेकिन जो हमारे इस तरीके के जैसे आज एनकाउंटर हुआ है और जो इस तरीके के असामाजिक लोग हैं, जो समाज के कोड़ है, जो समाज में जीने लायक नहीं है, और वो उसी स्तर के लोग जो है महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते और उनको सड़क पर चलने के लिए मतलब दहशत भरा माहौल उपस्थित करते हैं। अब चूंकि समाज में महिलाओं को तो निकलना ही है, घर में बंद के तो रह नहीं सकती, वो अपने काम तो करेंगे ही। तो उसके लिए इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं उन पर निरंकुशता आवश्यक है और इस निरंकुशता को बनाए रखने के लिए अभी प्रशासन द्वारा जो एनकाउंटर किया गया मेरे हिसाब से एकदम सही काम है, सही किया गया है, ताकि आम महिलाओं के अलावा आम जो सभ्य नागरिक है, हमारे शहर की या आम भारत की जनता को, बहुत सारी जनता को इस बात से लेना देना नहीं रहता है। अपना जीवन जीते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, असामान्य रूप से आना जाना करते हैं, लेकिन अगर आप राह चलते राहगीर को जीने नहीं देंगे, उसको आप छेड़ देंगे, उसको आप परेशान करेंगे, तो वो फिर कहीं ना कहीं उसको दहशत हो जाती है ना। उसको मैंने बाल कल्याण समिति में जैसे काम किया तो मैंने देखा कि बच्चियाँ हमारे यहाँ आती थी तो बहुत सारी बच्चों के साथ ऐसा गलत हो जाता था जो नाबालिग, हमारा काम तो नाबालिग बच्चों का था, तो नाबालिग बच्चों के साथ जिसको इस चीज़ की समझ ही नहीं है और उनके साथ में बलात्कार हो जाना पॉक्सो के एक्ट में आता था। तो उस तरीके से जब बच्ची समझ ही नहीं रही, उसको बहला फुसला के बाहर ले गए, दूर घुमाने ले गए। बच्ची है, समझ गई कि अरे हमको तो घूमने ले जा रहे हैं, और वहाँ घूमने ले जाने के बाद उसके साथ कुछ गलत कर दिए। तो ये किसी के चीज को हथियार लेना और उस पर अपना व्यापार काबिज करना, ये कहाँ तक सही है? ये पूरा गलत है। किसी भी के भी चीज को आप अगर उस पर अतिक्रमण करते हैं तो ये आपका अधिकार थोड़ी है, ये तो गुंडागर्दी है।
ये तो आप क्या बोलते हैं उसके माने अपने गलत इरादों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी का फायदा उठा रहे हैं। आप एक सभ्य आदमी के ऊपर जो जीना चाह रहा है, जो सही रास्ते चलना चाह रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, आप उसके ऊपर अत्याचार करें क्योंकि वो कमजोर है। आपको ऐसा लगता है कि मैं मजबूत हूँ, वो कमजोर है क्योंकि मैं गुंडा हूँ, तो ये जायज नहीं है ना। और ऐसे गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और जो एनकाउंटर किया गया वो बहुत सही किया गया है। मैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को साधुवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को इस अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस के आदेश दिए हैं कि बिल्कुल भी आपको टॉलरेंस नहीं करना है और इस पे कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई करना है, ताकि हमारे देश में अपराध, हमारे जिले हमारे प्रदेश में अपराध, इससे क्या रास्ता निकलेगा? इससे रास्ता ये निकलेगा कि देखिए क्या होता है कि एक पुलिसकर्मी जो है वो भी दबाव में रहता है। यदि घर में ही जैसे हमारा एक बच्चा है, यदि हम उस बच्चे को दबाव में रखते हैं तो वो फ्री होके काम नहीं कर पाता है ना। वो डरता है कि अरे मम्मी हमको ये डांट देगी, मम्मी हमको वो डांट देगी, तो हो सकता है कुछ उसका जो प्रोग्रेस है वो रुक भी सकता है। वैसे ही जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, यदि उसको जैसे हमारे मुख्यमंत्री साय जी ने अगर ये कह दिया कि आप 0 टॉलरेंस पे काम करिए, तो उनके ऊपर एक मतलब एक हिम्मत और ताकत आ गई कि अब हम जो भी करेंगे हम अपराध को खत्म करने के लिए करेंगे। और हमारे ऊपर कोई, जैसे कि इसका एक उदाहरण बताती हूँ मैं, एक बलात्कार का मामला हुआ था, बहुत पहले की बात है, लेकिन उस पर एनकाउंटर हुआ था। जैसे ही बच्चियों का बलात्कार हुआ उस पर एनकाउंटर हुआ, लेकिन बाद में सामने ये आया कि एनकाउंटर किए जाने वाले पे ही कार्रवाई हो गई, जबकि बहुत ही गंदा और विभत्स मामला था। तो इस तरीके की अगर माने गलत कार्रवाई होगी तो कोई भी सही काम करने के लिए क्यों विवश होगा? फिर उसको लगेगा कि समाज जैसा चल रहा है चले, मैं सही करके भी अगर मैं परिणाम भुगत रहा हूँ तो ये तो जायज नहीं है ना। राहुल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनके पास चलते हैं। जी राहुल शर्मा जी, जिस तरह से कल एनकाउंटर हुआ, जो अमित जोश जो है जी, वो छुपे रुस्तम की तरह जो है भिलाई पे एंट्री करते हैं, अचानक वो नज़र पे आते हैं, पुलिस उस पर पहरेदारी लगा के रखी है। अचानक जब उसको ये समझ में आता है कि अमित जोश जो है फला जगह पे छुपा हुआ है, तो उसको पुलिस के घेराबंदी करके उसको पकड़ने का एक प्रयास करते हैं, लेकिन अचानक से गोली की आवाज़ चल जाती है जी। तो पुलिस जो है बचाव के लिए, अपने पक्ष में बचाव के लिए फायर करती है। लेकिन इतने लंबे समय से, चूंकि आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि उस अमित जोशी के ऊपर जो है लगभग 35 से 36 केस जो है उस पर अपराध पंजीबद्ध है। तो इसे पत्रकार होने के नाते आप किस तरह से लेते हैं इस बात को? और 35 केस उसके ऊपर जब चल रहा था तो इतना लंबा केस उसके ऊपर चलता गया, पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? आज ये नौबत ही नहीं आता। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा, ये नौबत तो आनी नहीं चाहिए। जो क्राइम अगर बढ़ रहा है तो जो न्यू जो है जिला प्रशासन है। और पहली बात तो ये कि दुर्ग में जो है क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, पाप का जो बोलते हैं घड़ा बढ़ जाता है ना, उसके बाद आप सोचो सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो हम लोग जैसे घटनाक्रम होता है कंटिन्यू हमने खबर छापी, दिखाया कि इतने रिकॉर्ड लिखे कि भाई साल में इतने भाई अपराध बढ़ते जा रहा है, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। और कल की जो पुलिस का जो है कार्रवाई है काफ़ी सराहनीय है। इससे क्या होगा कि पुलिस का जो खौफ है आम लोगों में बना रहना ये बहुत ज़रूरी है। पुलिस का खौफ बने रहेगा तो लोगों में जो अब एक केस जो एनकाउंटर हुआ है इससे चौतरफा असर होगा। आप देखना, जो गुर्गे जो छुप के जो क्राइम करते थे उनमें खौफ रहेगा। आप देखिए, और पत्रकार तो करता ही है काम, लेकिन जो कल की रिपोर्टिंग थी उसको लिखने में अच्छा लगा, तो उसको मज़ा आया, खुशी हुई दिल से हमने खुशी कुछ किया। जी, दिल से। उसके लिए मैं पुलिस को खास तौर पर प्रशंसा के पात्र है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, आपने काफ़ी कुछ लिखे हैं इससे पूर्व भी। आपने देखे हैं कि जब जून के महीना में सरेआम ग्लोबल चौक पर फायर हुआ था, तो ये अधिकार एक गुर्गे के पास आता कैसे? तमंचा जो है, जो पिस्तौल है, अचानक से आम आदमी के हाथ में कैसे आ जाता है? मेरा वही कहना है कि जो जिम्मेदार है उसको जो है अपना जो अधिकार है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। भाई अगर जो जिम्मेदार कार्रवाई नहीं करेगा तो सामने वाले को हौसला बढ़ता जाएगा।
और वही हुआ। इतने लंबे समय के बाद जो है ये पहले हो जाना चाहिए था, जैसे भैया ने कहा, इतना समय होना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो आज जो एनकाउंटर हुआ, इसमें जो खौफ है वो खौफ जरूर असर करेगा और क्राइम जो है लोगों में थमेगा। और जी, अंकुश शर्मा और यशवंत नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो इस वक्त पुलिस के हत्थे पे चढ़े गए हैं। लेकिन कल जो है डागी फरार अभी भी है सर, अभी भी डागी फरार चल रहे हैं। और कल जो है सिर्फ एक व्यक्ति को गोली लगी। तो कल कितने लोग सवार थे साथ में? कल जिसके एनकाउंटर हुआ है अमित जोश, किसके साथ थे आखिर कल? वो जानकारी के हिसाब से जो उनके दोस्त थे, जी, 3-4 लोग करीब बताया जा रहे थे, दोस्त जो है मिलने आए थे। और पुलिस को जो इनपुट मिला उस हिसाब से कार्रवाई किए। पुलिस को जैसे आने का उनको आभास पहले ही हो गया था, इसलिए बाकी साथी तो भाग गए थे। पुलिस उनका तलाशबीन भी कर रही है उनका। तो फिर मौके पे वही दिखा था, ये तय था कि उनके साथी भी थे। तो इससे क्या होगा, फिर जो हसल इनका हुआ है, फिर बाकी साथियों में भी जो मैसेज जाएगा, जो खौफ रहेगा, वो काम करेगा। अब देखिएगा जी, आप काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं। मैं आपसे क्योंकि आप समाज के चौथे स्तंभ पर विराजमान है, तो मैं आपसे ये और जानना चाहती हूँ शर्मा जी कि 36 उसके ऊपर अपराध दर्ज है। तो ये 36 अपराध होते तक छत्तीसगढ़ पुलिस या दुर्ग पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, बात तो है कानून व्यवस्था है जो आप बोल रहे हैं, कानून के हिसाब से। लेकिन ये है जो अभी कार्रवाई हुई, ये मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि एक अपराधी भी ये वार्निंग देता है लोगों को कि मैं बाहर निकलते तक मैं आपको बताऊंगा। तो यही स्थिति थी लोगों में। तो ये ऐसा बोलना और एनकाउंटर होना ये बहुत ज़रूरी था। कल आपकी कलम को आपने कहा कि पहली बार मज़ा आया किसी खबर को लिखने में, खबर को छापने में। कल आपने बहुत आनंदित महसूस किए हैं। तो शर्मा जी, इसी पहलू पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि इससे पहले जब बीएसपी का क्वार्टर को अपने अधिग्रहण कर लिए थे और उसका जो पैसा है किराया में स्वयं के ऊपर चढ़ा के वो लोगों से पैसा वसूला करते थे, तो कहाँ थे बीएसपी के आला अधिकारी और कहाँ थे उस समय पुलिस अधिकारी जो स्वयं अमित जोशी और उनके जो गुर्गे हैं ये सारे कृत्य को कर रहे थे? आम जनता परेशान चल रहे थे, लेकिन उसके गुर्गे बड़े खुश थे क्योंकि उनको व्यापार मिल गया था। ये कहाँ तक सही है? देखिए मैडम, होता यही है, पहले जो ये जो कर रहे थे इनका आतंक फैला हुआ था। वही जो जिम्मेदार थे वो चुपचाप बैठे थे। हम दहशत मान सकते हैं इसको? दहशत था लोगों में जी। भाई लोग, अब आप देखो, राजस्व के अधिकारी कब्जा कर रहे थे तो ये हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि हम कार्रवाई करेंगे। जान माल का खतरा, जान माल का खतरा, मतलब एक दंडा अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहा था जबकि उनको सब मालूम था। जी। तो ये जो होना जरूरी था जी। इससे सिर्फ क्राइम नहीं बढ़ेगा, अभी जो कब्जाधारी है दूसरे बिंदु पे भी असर होंगे इसका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपके पास आती हूँ और हमारे दुबे जी हैं, ज्ञानेश दुबे जी। कल जो एनकाउंटर हुआ उसको कानूनी भाषा में क्या बोलेंगे? मानवाधिकार का हनन मानते हैं। इनकाउंटर शब्द, ये हत्या और इनकाउंटर में बहुत थोड़ा सा फर्क रहता है। कई पुलिस ऑफिसर को, आला अफसर को भी कोर्ट से सजा हुआ है। इनकाउंटर या खौफ जो शब्द है उसको भी हम अवैधानिक मानते हैं। खौफ ना पुलिस का होना चाहिए, ना खौफ गुंडा का होना चाहिए। खौफ शब्द अपने आप में असंवैधानिक है। और खौफ जो है वो अगर किसी का भी हो रहा है तो ये आप ये मान के चलिए कि समाज में हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, चाहे पुलिस का खौफ हो चाहे गुंडे का खौफ हो। अब रहा कानून और व्यवस्था के लिए, तो कानून और व्यवस्था जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो गुंडा लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, वो 1 अपराध, 2 अपराध, 3 अपराध, 4 अपराध ऐसे करते करते सैकड़ों अपराध करके डॉन बन जाता है। तो डॉन बनाने वाले 98% पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को मैं सही मानता हूँ। 2% ऐसे लोग हैं जो गुंडे के लिए काम करते हैं और वो लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार उसमें एक आध बड़े अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं, जैसे यहाँ त्रिवेदी सर एक बार फंस गए थे जग्गी हत्याकांड में। इस टाइप के अधिकारी भी आ जाते हैं। तो जो अधिकारी है वो ऐसे 2% जो कर्मचारी है उसको चिन्हित करे और चिन्हित करके जितने अवैध व्यापार हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रहा है, उसको कंट्रोल करे। इनकाउंटर या फिर
पुलिस द्वारा इनकाउंटर हो या गुंडा द्वारा हत्या हो, इसका हम विरोध करते हैं। कल की जो एनकाउंटर है उसमें आम समाज के जो लोग हैं, आम आदमी हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और जो स्पॉट था जहाँ पर एनकाउंटर हुआ था उसके आसपास जो लोगों का जमावड़ा हो गया था और सारे लोग कहते फिर रहे थे कि बहुत सही हुआ। क्या ये सही है? आम जन जो खुशी मना रहे थे, देखो आम जनता के बीच में दहशत था उस आदमी का, तो उसका इनकाउंटर सही हुआ है गलत हुआ, उसके मौत से लोगों को खुशी था कि एक अपराधी मारा गया, वो अलग मैटर है। लेकिन जो न्यायालय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे यहाँ का जिला कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, वो मानवाधिकार का पहले उस सुरक्षा को देखते हैं। सेकंड बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी बुलडोजर जो है, वहाँ बुलडोजर जो चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है या तो हाई बुलडोजर कोर्ट को भी ना ये वो अवैध माना है। उस समय क्यों नहीं उसको 25 लाख रुपए अभी क्या आता जब आम आदमी परेशान 25 लाख रुपया अभी भाजपा गवर्नमेंट योगी सरकार को भरने के लिए बोला है। एक आदमी का मकान तोड़ दिया था जी जी तो दादागिरी किसी का नहीं होना जी। चाहिए। आम जनता नॉर्मल जिंदगी जिए और पुलिस हमारा संरक्षण करे, गुंडा अपना अपराध छोड़े, ये व्यवस्था होना चाहिए। अपराधी को अपराध का सजा देना है या कानून के हवाले करना है? अपराधी को अगर पुलिस सजा दे रहा है तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, वो सजा दे दे, एक प्रस्ताव पारित करे संसद में। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है, वकील की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कल जो इनकाउंटर हुआ तो आपके हिसाब से क्या है? देखो मैं आपको पहले बताया, इनकाउंटर और हत्या में बहुत छोटा सा मामूली फर्क रहता है। कल का जो इनकाउंटर हुआ है, अगर वास्तव में पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाया है और पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए हमला किया है, एकदम सही है, वाजिब है, क्योंकि उनमें बचाव के लिए संविधान आदमी को अधिकार देता हर है, व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने आत्मरक्षा हाँ, के लिए कर सकता कदम है। उठा सकते हैं। जी तो ऐसे स्थिति में वो सही है। तो वो हम इन्वेस्टिगेशन की बात है, उसको हम नहीं कह सकते। आमतौर पे ऐसा पाया ही गया है कि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो पुलिस एनकाउंटर उसी कंडीशन में होता है जब सामने वाले की तरफ से उनकी आत्मरक्षा के ऊपर हमला का होता है और जरूरी हो जाता है कि वो अपनी आत्मरक्षा करे। तो आत्मरक्षा का अधिकार तो हमारे कानून ने दिया हुआ है ना, तो हम ये कैसे कह सकते हैं? और हमारे समाज में जब ये इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, जब एनकाउंटर हो जाता है, जब एक अपराधी जो समाज का कोड है जो मार दिया जाता है, उसके बाद माननीय हमारे वकील लोग, माननीय हमारी न्याय व्यवस्था, माननीय हमारे मानवाधिकार के लोग, ये जो है ये बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तब उनको ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो गया, उसको संविधान के अनुसार मारा जाना चाहिए, उसको पुलिस के को अधिकार नहीं है कि वो उसको मार दे। लेकिन जब उस व्यक्ति के 36 केस होते तक जिस 36,000 लोगों ने जो सफ़र किया उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर देखिए उस समय कहाँ जाता है मानवाधिकार? अभी क्या है, अभी हमारे क्षेत्र में सूखा नशा, गीला नशा, दारू, अफीम, गांजा सब बिक रहा है और कई छोटे छोटे कर्मचारी जो हैं वो जाके वहाँ वसूली करते हैं। उसको अभी चाहे तो आज की आज ना वो सब सूखा नशा, गीला नशा सब बंद हो जाएगा। आपने उसको सूखा नशा से और उसका कोई विरोध किया तो पहला चाकू उसको खाएगा जो विरोध करेगा। तो चाकू कौन मरवा रहा है? जो उससे वसूली कर रहा है। अगर आप थाने में जाओगे तो थाना से एक आदमी 98 आदमी सही हैं, मैं आज भी बोल रहा हूँ, पुलिस वाले 98% सही हैं, वो 2% बोलेगा कि फलाना आदमी का शिकायत आया था। वो नशाखोर जो है, नशाखोरी कराने वाला, उसके घर में जाके धमकी देता है। तो कौन वहाँ से सूचना कौन ने दिया? आप उसको बंद कराने के बजाय तो पुलिस की जिम्मेदारी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 98% लोग 100 में से 98 लोग सही होने के बावजूद 2% लोगों का समाज के आतंकवादियों से, समाज के गिरे हुए लोगों से, कोड़ लोगों से ऐसा संबंध है कि वो 98 लोगों के वजूद को खत्म कर देता है? विषय तो यही है, मैंने पहले भी आवाज उठाया हूँ इसके लिए। उसमें 98 लोगों को वजूद खत्म नहीं हो रहा है, 98 लोगों को गुमराह किया जाता है। एक आदमी ना 100 को गुमराह करने के लिए काफ़ी है। गुमराह अलग चीज़ है, वजूद खत्म करना अलग बात है। वजूद कोई किसी खत्म नहीं कर सकता।
गुमराह कर सकते हैं। भाई पुलिस में काम है ना? करने वाला व्यक्ति, जैसे मैं काम कर रही हूँ यहाँ, वहाँ मेरे क्या लूप होल्स है, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे बच्चों का जब आता था तो एक सोशल रिपोर्ट होती थी, तो हमारी सोशल रिपोर्ट सही हो रही है नहीं हो रही है ये हमको सोशल रिपोर्ट से पता चल जाता अभी क्या है, तो ये जो बाकी के 98 पुलिस वाले हैं, ये क्या इनको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये चल रहा है? उनको समझ में तो आता ही होगा ना, या तो वो डिपार्टमेंट के लोग हैं तो इसलिए सोच के चुप रह जाते होंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि दो व्यक्ति 98 लोगों को गुमराह कर दे? हाँ बिल्कुल गुमराह, एक आदमी गुमराह कर सकता है। कल दुर्ग एसपी सर ने इस बात को स्वीकारे हैं कि जो अमित जो है उसके ऊपर 36 केस है। हाँ, तो 36 केस का इंतजार हो रहा था। 36 केस क्यों हुआ? हमारी कमजोरी से हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट की कमजोरी से हुआ, किसके कमजोरी से किसकी हुआ? कमजोरी मानेंगे आप? वो समाज की कमजोरी है और पुलिस के पत्रकार डिपार्टमेंट जी, की कमजोरी है। आप जवाब देना चाहेंगे वकील साहब को? नहीं, इसमें कमजोरी जो जिम्मेदार हैं उनकी है, उनको सामने आना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि देख के अनदेखी कर दी, जो जिम्मेदार है वो देख के अनदेखी कर दी। जैसे आप बोल रहे थे 98% वैसी स्थिति है। भाई हमारे यहाँ गृह मंत्रालय है, ठीक है, तो काम क्या है? पुलिस विभाग वही देखते हैं ना, तो सारे जिलेवार एक रिपोर्टिंग समाज उनके पास जाना चाहिए कि किस जिले में कितने गैंगस्टर है, किसके कितने अपराध है, कौन आम आदमी को प्रताड़ित मेरा कर वही रहा कहना है कि सीएम को तो हस्तक्षेप करना पड़ा। जो हमारे जिम्मेदार हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो पुलिस विभाग है ना, और हमारा जो शासन प्रशासन और हमारे जो लोग हैं, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि भाई गृह मंत्रालय ही पुलिस विभाग को देखता है, तो गृह मंत्रालय के पास ये सारे रिकॉर्ड रहते हैं। जब वो जानते हैं कि दुर्ग जिले में 6 अपराधी, 6 गैंगस्टर, है ना, 6 हिस्ट्री सीटर है, और 6 हिस्ट्री सीटर को किसी के ऊपर 36, किसी के ऊपर 100, किसी के ऊपर 150 अपराध कायम है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो हमारे, मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि हमारे माननीय अभी जो मुख्यमंत्री हैं शायद जी, उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस, कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो कार्रवाई हुई। इसका मतलब तो साफ साफ है। तो क्या आगामी दिनों में भी इस तरह से जो चीजें हैं देखने को मिलेगी? नहीं, यदि ये क्योंकि जिस तरह से हस्तक्षेप, जिस तरह से सीएम का हस्तक्षेप होना बड़ी बात होती है। यदि सीएम का हस्तक्षेप क्योंकि रहा, वहाँ पर कानून प्रणाली वहाँ पर है। कानून प्रणाली अगर अपने कामों को अगर सही तरीके से करते तो आज सीएम को जरूरत नहीं पड़ती कि वो सीएम हस्तक्षेप है, करे। इससे पहले विधायक भी गए, कलेक्टर, ये बड़ी चीज हो जाती है कि भाई विधायक जा रहे अपने पार्षदों को लेके एसपी साहब के पास गुहार लगा रहे, और पार्षद वो चीज होते हैं जो जमीनी स्तर पर देखते हैं। उन्होंने क्राइम को देखा और उन्होंने देखा तो विधायक की से मदद मांग के वो अब उनके विधायक की अगुवाई में गए एसपी से। ये भी बड़ी चीज़ होती है। और जैसे आप कह रहे थे कि भाई जो बदमाश है 36 क्राइम हो गए, अब ये इनका लिस्ट निगरानी बदमाश में था। निगरानी का मतलब क्या होता है कि भाई जो पुलिस हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको नज़र रखना चाहिए था। इतने मतलब लगातार क्राइम होने के क्यों इंतजार करते रहे? निगरानी बदमाश पे तो विशेष फोकस होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि 2-4 लड़के इकट्ठे होंगे, युवक आपस में दोस्ती करेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, फिर आपस में ही तय कर लेते हैं और टीम बना के फिर उसके कोई बादशाह बन जा रहे हैं, उसके कोई कुछ बन जा रहे हैं, और वो जो है एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं और गुर्गे तैयार करके खुद ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दे रहे हैं। तो फिर न्याय व्यवस्था तो ऐसे ही बिगड़ जा रहा है। तो न्याय प्रणाली उसके ऊपर हाथ कैसे डाले? क्योंकि बच्चे भी नए हैं, उनके ऊपर कोई केस भी पहले से नहीं है, तो पुलिस भी तो इंसान है, कैसे जाने। लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो बड़ा खतरनाक रहता है, क्योंकि जिस तरह से चाकूबाजी जो दुर्ग शहर में हो रहा है, ये आप देखिए, उठा के देखिए, हर अखबार को देखिए, आप हर मीडिया के सोशल साइट में जाइए, एक ही चीज़ देखते हैं कि सूखा नशा किया और उसने जो है चाकू चला दिया, सूखा नशा किया उसने चाकू चला दिया। और चाकू का जो वार जो दुर्ग जिला में जो चला है, जो लोगों ने सहा है, जिसने अपनों को खोया है, वो सिर्फ चाकूबाजी था। कारण सिर्फ नशा। ये नशा आता कहाँ से है? कौन है नशा के व्यापारी? देखो, कौन है इसमें बेच रहे? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें जागरूकता की कमी है। कैसे जागरूकता? किसी भी हिस्ट्री सीटर को अपना आदर्श बना लेना, उसको ऐसा प्रतीत करना कि ये बहुत बढ़िया बढ़िया, एकदम ऐसा लगता है उनको जैसे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। उसी को देख के ये छोटे छोटे बच्चे को बढ़ावा मिलता है, ठीक। उसके बाद क्राइम बढ़ता है और पीछे बैठ कर क्राइम कराने वाले वही लोग रहते हैं।
ऊपर जो हिस्ट्री सीटर बैठा वही क्राइम करवा रहा है इन लोगों से, बच्चों से। तो पहले ये इंटेलिजेंट ब्यूरो क्या कर रहा है, ये खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? क्या उनको पता नहीं कि किसका किसके साथ ताल्लुक है, किसका किसके साथ ताल्लुक नहीं है? ये सारी चीजों का लिस्ट तो पुलिस प्रशासन के पास है ना, उस पर ध्यान लगाना चाहिए। और ये जो शहर के अंदर में और जो वार्डों के अंदर में जो क्राइम बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाने में एक हद तक बहुत मदद मिलेगा। मैं कहा ना कि ये जो एनकाउंटर है, ये दुर्ग जिले के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में और भी एनकाउंटर होंगे, जहाँ तक के मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से प्रशासन और सरकार अभी अलर्ट हो गई है, तो आने वाले समय में और भी आपको देखने मिलने वाला है। वकील साहब जी, आप रतन यादव जी के बातों से कहाँ तक सहमत हैं? जिस तरह से और एनकाउंटर की बातें जो हो रही है कि अगला एनकाउंटर अब किसकी और हो सकती है, जिस तरह से अपराध पर शिकंजा कसने की जो मुहिम छेड़े हैं। देखो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि अगला एनकाउंटर किसका होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि अगला फिर कोई अपराधी पकड़ाएगा और अपराधी फिर पुलिस के ऊपर हमला करेगा, फिर पुलिस उसको मारेगा। ये मैं अभी कैसे बता सकता हूँ, है ना, अगला एनकाउंटर के बारे में। लेकिन ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति क्राइम करने वाला बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपराधियों के अगर हुआ है तो उसने भी कई घर के परिवार को सुना किया उसने। उस समय कोई मानवाधिकार नहीं आता, उस समय कोई वकील जज नहीं आते कि ये सब होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल देखो, हम सही किया अपराध के पुलिस की कार्रवाई को मैं एकदम उचित ठहरा। अपराध का हम विरोध करते हैं और अपराधियों का भी हम लोग नहीं चाहते कि अपराधी अपराध करे। हम अपराध के विरोध में हैं और अपराधी के भी विरोध में हैं। जो अपराध करता है उसको हम लोग सुधारने का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे मोहल्ले के कम से कम 10-12 जो हिस्ट्री शीटर थे, वो सब लड़के को हमने काम से लगा दिया। कहीं न कहीं कोई काम कर रहा है, चाहे वो पहले अपराधी थे, जो हमारे संपर्क में आए उसको काम से हम लोग लगा दिए। वो उसका एक भी रिकॉर्ड ना पुलिस में दोबारा नहीं हुआ। लेकिन अपराधी जो है, अभी नया अपराधी पैदा होता है। अभी रतन भाई बताया ना कि जो बड़े डॉन लोग रहते हैं वही लोग क्राइम कराते हैं। कोई भी ऐसा आदमी बताओ जो बिना नशा किए किसी के ऊपर चाकू चलाया है। पहले वो नशा करता है, सेंसलेस हो जाता है, उसको खुद ज्ञान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाद में वो रोते रहता है। कोर्ट नशा उतरता है, नशा उतरने के बाद वो नशा उतरता है। हाँ। एक तो जिंदगी को लेकर, तो पहले तो नशा के खिलाफ जो एक मुहिम चलाना चाहिए, और नशा अगर नहीं रहेगा तो क्राइम में। आपको ये भी बता रहा हूँ मैडम, अभी जो है ना, एक मिनट, अभी जो एक्सीडेंट होता है, पुलिस वाले चालान करते हैं और लाइसेंस देखते हैं। आप लाइसेंस मत देखिए मेरा। अगर बुजुर्ग आदमी है ना, कोई गाड़ी चला रहा है, उसका आँख को चेक करो कि साला वो उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सॉरी, मेरे जुबान से शब्द निकल गया। उसका आँख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आँख चेक करो। कई ऐसे आदमी हैं जो मेरे साथ के परिचित के हैं, आँख नहीं दिखता फिर भी चलाता है, और उसके बाद ना एक्सीडेंट 2 बार हुआ है। और दूसरा, ये चेक करो कि वो दारू पिया है कि नहीं पिया है, या नशा किया है कि नहीं किया है। ये 2 चेक पहले चेक होना चाहिए। लाइसेंस और इंश्योरेंस वो भी चेक हो, लेकिन वो बाद में हो। ये 2 चीज़ तो पहले देखो कि वो दारू पी के चला रहा है, कि उसका आँख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये पहले चेक होना चाहिए। नशे पर जो बात हुई है, आपको ध्यान होगा वकील महोदय जी कि दुर्ग में एक सीएसपी हुआ करते थे, विवेक शुक्ला जी। उन्होंने जो अपराधी पर कंट्रोल पाने के लिए, नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत मुहिम चलाए नशा को लेकर। लेकिन जैसे उनका ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे आला अधिकारी आए, तो उसका मुहिम कहीं और चला गया। जैसे आज के डेट में अभी सारे पुलिस अधिकारियों का साइबर प्रहरी की तरफ नज़र है। आप इस बात को मानते हैं? तो साइबर प्रहरी ये भी तो एक बहुत बड़ा गिरोह है, ठग का गिरोह। तो कोई ठग आपके दरवाजे में आके बैठ के आपको लूट तो नहीं रहा है, आपको ऑनलाइन ही ठगी कर रहे हैं। तो उसके लिए पूरी प्रशासन अमला भी लगी हुई है। मैं ये नहीं बोल रही कि वर्तमान पुलिस जो प्रणाली है वो नशे पे काम नहीं करी, मैं ये कतई नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, आप खुद ही आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस पर ज़्यादा अच्छे से चिंतन करके बता सकते हैं कि क्या मैं जो कह रही हूँ वो बात सही है कि नहीं है। अभी सारे लोगों का नज़र साइबर प्रहरी की तरफ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये अपराध तो, साइबर अपराध तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। साइबर अपराध में होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपके साथ अपराध हो गया। लोगों का अकाउंट जो है वो जो है दूसरी जगह दूसरा यूज़ करता है। कभी आप अपना सिविल चेक करिएगा,
तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं राहुल शर्मा, लेकिन मेरे अकाउंट मेरे नाम पे दूसरे ने लोन ले रखा है। और ये कब पता चलता है? जब आप सिविल आप चेक करेंगे। और क्या होता है, जो पीड़ित है, जो हिम्मत नहीं जुटा पाता इससे शिकायत करने के लिए, तो ये साइबर जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है समाज के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मतलब खतरनाक चीज़ है और आना चाहिए इसके लिए सामने। क्या करना चाहिए पुलिस को कि लोगों का जो विश्वास है आज की स्थिति में, इस एनकाउंटर के बाद लोगों की नज़र पुलिस तक टिकी है? इससे पहले लोग पुलिस के प्रति बेखौफ हो गए थे। बेखौफ नहीं, आपका कहना है कि पुलिस के प्रति विश्वास कम हो गया था। और निश्चित मान के चलिए कल के बाद से पुलिस के ऊपर विश्वास लोगों का बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि पुलिस को वो काम पहले ही करना था जो अभी किया। और बताया ना कि ये जो क्रिमिनल है ये किसी के नहीं होते, इनका कोई जाति धर्म नहीं होता है। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, इनका सजा एक ही है। पुलिस प्रशासन ने जो किया है वैसे ही आगे भी होना चाहिए, दंडित करना चाहिए। और जब ये, क्योंकि ये तो हिस्ट्री सीटर लोग हैं, ये तो कभी भी गोली तमंचा चाकू इनके पास एनी टाइम रहता है। तो आप मान के चलो कि जब जब ऐसी कोई बात आएगी तो पुलिस तो अपने आप से सुरक्षा के लिए उठाएगा हथियार। और उसमें फिर आप उसको किसी भी रूप में देखें कि वो इनकाउंटर कर दिया या फलाना कर दिया। जैसे वकील साहब कह रहे थे कि इनकाउंटर को हम हत्या और इनकाउंटर में छोटा सा फर्क है सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक दृष्टि से देखता हूँ कि अतः ये जो हिस्ट्री सीटर है इनके साथ जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ये कईयों के घर को उजाड़ दिए, कईयों के परिवार को बेघर कर दिए लोगों ने। उस समय कोई वकील जज नहीं आते हैं, कोई उस समय मानवाधिकार वाला नहीं आता है। परिस्थिति ऐसा बना। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मुझे कल का एनकाउंटर वाला विषय पुलिस का बहुत अच्छा लगा। ये काम मैं मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करता हूँ, गृह मंत्री को भी धन्यवाद करता हूँ, आईजी, एसपी, सारे डिपार्टमेंट पुलिस विभाग को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी शुरुआत आपने किया। निश्चित मान के चलो क्राइम ग्राफ में कमी आएगी जी, बिल्कुल कमी आएगी। जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी हमारे समक्ष रतन भाई जी ने और योगी भैया ने जो भी बात हुई है, भैया का ये कहना था, रतन भाई का, कि हमारे यहाँ छोटे नए क्रिमिनल पैदा हो जाते हैं और वो अपराध करते हैं। हमारे भाई साहब ने कहा कि हमने 11-12 ऐसे बड़े अपराधियों को एक नया रास्ता दिया और वो काम करने लगे और इससे वो हो गए। तो मैं इस बात से, इस दोनों बातों के संबंध में एक बात कहना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम तो समाज में हमें सबसे पहले, जब हम छोटे थे तो हमें, जब हम पढ़ते थे तो एक लाइन चलती थी कि मार पड़े छम छम विद्या, मार पड़े धम धम विद्या आवे छम छम। आज तो सबसे पहले जो ये स्कूल में बच्चों को ये जो भय बिन हो न प्रीत बोलते हैं ना, ये जो भय का जो ख़त्म कर दिया गया है, घर में भी उसका दुष्प्रभाव आ गया है। तो सबसे पहले तो जो पुराने हमारे वो थे कि एक भय का वो होना चाहिए। आज जो हम बोल रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है ना, तो ये भय ही है कि जिसके चलते अब आगे कुछ सुधार होगा। तो जब तक बच्चों में हम भय पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम उनको ये, पहले के जो शिक्षक थे वो टीचर्स को, पहले के जो शिक्षक थे वो बच्चों को डांट के, मार के, साम दाम दंड में अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते थे। और जब वो बच्चे को डांटा मारा जाता था और वो यदि घर पे जाके ये बोलता था कि आज मेरे को मार पड़ी, तो उसको घर में भी मार पड़ती थी। उसको ये मतलब आप शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, तब क्या होता था कि उसको मालूम था कि स्कूल में तो पढ़ गई, अब घर में पता नहीं चलना चाहिए बहुत अपन। तो बच्चा गलत राह में नहीं जाता था, बच्चा सही राह में चलता था। और जो स्तर, मतलब जो रेशियो आज अपराधियों का छोटे बच्चों का बढ़ रहा है, उसका कारण यही है कि अनुशासन की कमी हो गई है। घर में माता पिता का दबाव कम हो गया है, स्कूल में शिक्षकों का दबाव कम हो गया है। क्योंकि शिक्षक बोलता है, हमने तो ऐसे बहुत सारे स्कूल के केस भी हैंडल किए, दोनों पार्ट, बच्चों को भी बुलाया, टीचर्स को भी बुलाया, आके मैंने बाल कल्याण समिति, बच्चों को मार दिया, आ गई एप्लीकेशन, बुलाया, टीचर्स को बुलाया, स्टाफ को बुलाया, सबको बुलाया, बच्चों को बुलाया, पता चला कि शिक्षा की सही है, बच्चा गलत है। लेकिन चूंकि हम भी नियम से बंधे हैं कि बच्चों को मारना नहीं है, शिक्षक भी बंधा हुआ है कि बच्चों को मारना नहीं है, तो बच्चों को भय किसका, किस कारण वो सही रास्ते पे चलेगा? तो एक अच्छे समाज के लिए भय का होना, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो छोटे बच्चे हैं उन पे अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। वो प्राथमिक पाठशाला, सबसे पहली पाठशाला घर होती है,
माता पिता से जो शुरुआत होती है। तो मैं तो आज के माता पिता को देखती हूँ तो मुझे तो लगता है कि ऐसे एनजीओ बनाया जाना चाहिए जो माता पिता को शिक्षित करें। मतलब आपके हिसाब से कल जो हुआ है बिन प्रीत हो ना, वो बहुत सही हुआ। आज एक एनकाउंटर हुआ है, उसके चलते जितने भी यहाँ के छोटे बड़े हिस्ट्री सीटर है, छोटे बड़े जो अपराधी हैं, वो भय में आएंगे और कल को कुछ भी काम करने के पहले डरेंगे। मैं कहती हूँ कि जब तक दूसरा एनकाउंटर नहीं होता है उस भी धीरे धीरे भले उनकी हिम्मत बढ़ती जाए कि पहले थोड़ा डरेंगे, फिर थोड़ी देर तक डरेंगे और धीरे धीरे वो उनका डर खत्म भी होगा। लेकिन अगर लगातार इस पे कायम रहे, लगातार इस पे कायम रहे कि नहीं अपराधियों को खत्म करना है, तो एक न एक दिन हमारा ये समाज जो है अपराध मुक्त हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी शर्मा सर क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा यही कहना है कि मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बहरा मैडम की, कि शुरुआत जो है नशा जो है ना, नशे के खिलाफ जो अभियान चलाना चाहिए इसमें, और शुरुआत जो है स्कूल में जो है माहौल अच्छा देना चाहिए। क्या होता है कि स्कूल बच्चे ही आज देखो ना नशे में जो है ऐसा हो रहा है कि भाई बेटे ने पिता को कुल्हाड़ी से मार दिया, कल की घटना है, तो हमको भी खबर लिखते समय बड़ा तकलीफ होता है इससे। तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए और जागरूकता बहुत जरूरी है। मतलब एक नशेड़ी क्या सोचता है, उसको ये नशे के लिए उसको ये समझ दिया था कि मेरा रिश्ता किसके साथ क्या है, मर्यादा पिता को उठा के मर्यादा फावड़ा से मार दिया, मर्यादा पिता का मौत होता है। हाँ, ये नशा सिर्फ नशा है। ऐसी भी क्या दीवानगी नशा पे कि माता पिता ही नजर ना आए। ये अनुशासन जरूरी है और पाठशाला जो है घर में होना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। पुलिस को क्राइम खत्म करने के साथ साथ समाज जो अभियान जो चलाना चाहिए इसको भी एक तरफ से चलाना चाहिए। जी जी बच्चों का आदर्श होना चाहिए शहीद भगत सिंह, सुखदेव, शिक्षा पद्धति ऐसे आदर्श होने चाहिए, महापुरुषों की कहानी उनको क्रिमिनल। तो ये सब चीज का ज्ञान बच्चों को नहीं है, उनको सबको देना है। यादव जी अभी आप बोल रहे थे कि ये अपने आदर्श एक किसी सीटर जो क्रिमिनल को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, समाज भी देख रहा है इस चीजों को, वो तो हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ना। इनका लास्ट परिणाम क्या होने वाला है, जैसे ये हुआ, ठीक। तो जो बच्चे हैं जो जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के मोहल्ले के बच्चे जो कोई गुंडागर्दी करता है उसको लोग अपना आदर्श बना लेते हैं, उसी के हिसाब से। अरे भाई फलाने ने बोला हमारा भाई है, उसको ये नहीं मालूम है कि उसका गलत साथ दे रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, खुद भी बिगड़ रहा है, उसको भी बिगाड़ रहा है। तो इस प्रकार का जो पूरा खेल जो चल रहा है ना, उस पर लगाम लगना चाहिए। बच्चों को सुधारना बहुत जरूरी है और उनमें जागरूकता लाना चाहिए। उनको बताना है कि हमारे आदर्श शहीद भगत सिंह है, हमारे आदर्श शहीद भगत सिंह है, ये गुंडे मौली नहीं, ठीक। यही जानकारी और यही जागरूकता हम बच्चों में देना चाहेंगे और देते भी हैं और समझाते भी हैं। और भाई का कारण भी ये होता है कि अंत में देखो अपराध कुछ नहीं रह जाता फिर। हाँ, अपराध ना आप अपने पेरेंट्स के लिए कर पाते, ना समाज के लिए कर पाते, अंत ऐसा ही होता है। और अपराध करने वाला आज नहीं तो कल घर समझ आता है, जाना ही है उसको, कानून के शिकंजे में तो फंसना जाना ही है उसको, चाहे कितनों कुछ भी कर कितना ले भी स्मार्ट बन जाए, वो जाना ही है टेक्नोलॉजी उसको। इस्तेमाल वो ठीक ठाक से आदमी के चंगुल में लोग फंसे नहीं अभी। जिस दिन ठीक ठाक से आदमी के चंगुल में फंस गए उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। ये तो आधे से ज्यादा ना कमजोर वर्गों को दबाते हैं ना, वो तो कमजोर वर्गों को दबाते हैं ना। ये जो गैंगस्टर था, क्या नाम था इसका, जो अभी कल जो हुआ जिसका, अमित जोश, ये क्या करता था? कब्जा करना, धमकाना, चमकाना, ये सब यही था ना। आखिर उसका अंत देखो क्या हुआ। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, एक अभी हाल में बता रहा हूँ मैं, एक घटना में देखा था, आए दिन वो अपने मोहल्ले में नंगाई करता था भाई साहब, आए दिन वो जिसको पाए उसको चाकू मारना, जिसको औरतों ने ही उसको घेराबंदी करके उसकी हत्या कर दिया। बहुत सही किया। पुलिस को सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। ठीक बोल रहे हैं। तो आज जो पुलिस ने ये जो एनकाउंटर किया ना, उससे निश्चित मान के चलिए कि समाज में एक बहुत बढ़िया एक मैसेज जा रहा है पुलिस के लिए कि ये अपराधियों के अंदर खौफ बहुत जरूरी है। अभी रतन जी जो गुर्गे तैयार होके बैठे हैं, जो अपने आप को भल्लम मान के बैठे हैं, जो अपने आप को शहर का कोई नहीं है, जो अपने आप को कोई नहीं है, जो नहीं समझता उनको वही वो लोग समझते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं समझते इनको। कुल मिला कहा ना, गुंडे लोग भय और डर के इनका बिजनेस है, जिसको डरा दिए उससे वो लोग लूट लिए।
और जो नहीं डरा उससे 4 फीट दूर हट जाते हैं। यही तो है, डर क्यों रहा है? अगर उसके भीतर इसके अंदर में ये इनको भीतर- जानकारी देना है कि ये- डरना नहीं है ऐसे हाँ, लोगों से। अगर ये भीतर यही जागरूकता तो लाना खत्म है। हो जाए, वही वकील साहब ने भाई क्या हम कहा, पुलिस के ये पास जाएंगे चाकू तो छुरा कार्रवाई ये सब होगी। बंद हो जाएगा। है ना, हम पुलिस के पास जाएंगे तो कार्रवाई होगी, हमारे साथ गलत हो रहा है। और ये बात, ये विश्वास जब एक एक आम जन के मन में हो जाएगा तो फिर ये स्थितियां पैदा ही नहीं होंगी। पुलिस को भी तुरंत अपना कार्रवाई कर्तव्य होगी। निभाना पड़ेगा। पुलिस को भी जैसे कहा मैडम ने कि विश्वास जगाना जरूरी है, तो पुलिस को भी इसमें पहल करना पड़ेगा। और निश्चित मान के चलिए कि जब पुलिस विश्वास जलाएगी जनता के अंदर में, तब जाकर ये कहीं ना कहीं एक ये अच्छा बहुत मैसेज जरूरी जाएगा है, समाज ये को। बहुत ही जरूरी है। देखिए ये इतना माने जटिल प्रश्न है और जटिल जो स्थितियां हैं, इसके लिए ना हम एक पुलिस या एक ये और फलाना, इसके हम आक्षेप नहीं कर रहे, या हम किसी को पर्टिकुलर उंगली दे के उसके ऊपर वो नहीं कर रहे। ये पूरे समाज का दायित्व है, दायित्व है। ये माता पिता से लेके पूरे पूरा समाज का सहयोग दायित्व करें, पूरा है सहयोग कि करें। सभी को सहयोग कर मिलजुल कर करे, माने ऐसा प्रयास किया जाना सबकी चाहिए जिम्मेदारी कि है। एक हम एक- क्रिमिनलों और हाँ, क्राइम को खत्म करने के लिए हम करें सबको प्रयास और करना एक चाहिए। अच्छे आप समाज का शांत निर्माण है। करें। नहीं वकील ने, महोदय। सब सही बता रहे हैं। नैतिक मूल्य का जो पतन हुआ है, हम लोग जब पढ़ते थे 4ठी तीसरी कक्षा में, तो हमको ये बताया जाता था हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, माँ ने कैसे बचाया, बच्चे कैसे अपराधी बना, ये सब पुस्तक हमको पढ़ाया जाता था। अभी वो नैतिक शिक्षा जो है, नैतिक शिक्षा का जो पुस्तक है वही बंद हो गया है। हमारे टाइम में था नैतिक शिक्षा का, और जैसे जैसे अभी लोग आगे बढ़ रहे हैं विज्ञान की ओर या आगे तरक्की की ओर, लेकिन वो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। नैतिक शिक्षा भी होना चाहिए, छोटे बच्चों को बताना चाहिए। कोई टीचर ये नहीं बताना कि तुमको कैसे ज़िंदगी जीना है। वो आएगा, गणित का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, हिस्ट्री के बारे में बताएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री के बारे में बताएगा, ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं बताएगा। व्यावसायिक शिक्षा हो गई है। नैतिक शिक्षा आदमी को देना जरूरी है। नैतिक शिक्षा का पुस्तक जो पहले चलता था वो चलना चाहिए। लोगों को, बच्चों को बताना चाहिए कि तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आप लोग को बताऊं, शायद आप लोग सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे, नानी के यहाँ जब जाते थे, तो हमारी नानी, हमारी बड़ी मम्मी थी जो बाल विधवा थी, तो वो हमको पूरे गर्मी के 2 महीने वो हमको ना कहानी सुनाया करती थी। तो उन कहानियों में, तब हम छोटे थे, हमको ये नहीं पता रहता था कि वो हमको क्या कहानी सुना रही है। वो हमको रामायण की कहानी सुनाती थी, महाभारत की कहानी सुनाती थी, और जब हम वापस आते थे तब तक वो कहानी ख़त्म नहीं हुई रहती थी। हम अपनी फ्रेंड्स को आके बोलते, अरे हमारी बड़ी मम्मी ने ना हमको इतनी अच्छी कहानी, इतनी बड़ी कहानी सुनाई कि जब हम अगली गर्मी में जाएंगे तब वो पूरी होगी। तो हमारा जो ललकता बनी रहती थी। नहीं, तो हमारा जो नैतिक मूल्य है वो वहाँ से चालू हो जाता था कि जब हम यही नहीं समझते थे, बाद में हमको पता चलता कि हमको तो बिना बोले हमारे घुट्टी में पिला दिया गया रामायण, बिना बोले हमको घुट्टी में पिला दिया गया महाभारत। तो एक एक चरित्र को जब हम इतने से थे तब से हमने जान लिया। और अभी वो लुप्त हो गया। आज क्यों लुप्त हो गया है? क्योंकि दादी नानी के भी पास टाइम में सब मॉडर्न हो गई ना, किटी पार्टी में पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का वो हो गया है, आगमन हो गया है। आगमन ही नहीं हुआ, उसका समावेश हो गया जीवन में। समावेश कह रहा क्या, उसका बहुत ज्यादा बोझ कहेंगे हम कि इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं। और जिसको आज की महिलाएं क्या कहती, नहीं हमको अपनी जिंदगी जीना है, वो तो जानती ही नहीं जिंदगी जीना किसको कहते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ दिए। मॉडर्न होना क्या है नहीं मालूम, आधुनिकता क्या है। आधुनिकता की परिभाषा सिर्फ यह है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, किटी चले जाओ, बच्चों को पर ध्यान देना है ही नहीं, है ना। बच्चे को क्या ध्यान दे रहा है, कोचिंग भेज दो। बच्चों को क्या ध्यान दे रहे हैं, अच्छे स्कूल की शिक्षा में भेज दो, बड़ी से बड़े स्कूल के फीस में दो। हाँ, लेकिन जो देना चाहिए वो तो दे ही नहीं रहे ना। और सोचते हैं कि नहीं बच्चा, आजकल के बच्चे ऐसे ही तैयार हो रहे हैं, ऐसे ही नहीं तैयार हो रहे। आपको, आप जिस दिन विश्लेषण करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो मैं जो मूल रूप से कह रही हूँ कि हमको समाज के घर घर, एक एक घर के माता पिता की भी हमको सुधार की आवश्यकता है, उनके भी को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी लड़ाई जो है अभी जो मोबाइलें चल रहा है ना, हाँ। उसके कारण हो तो कि बेटा अलग व्यस्त है मोबाइल में, हाँ। पेरेंट्स अलग व्यस्त है, तो बेटा को अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो भाई वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो मोबाइल गूगल चलाए उसमें हो रहा है, तो भाई बेटा बाप से क्यों बात करेगा। गूगल ही सबके बाप बन गया वाली स्थिति। गूगल बाप बन। तो मेरा ये कहना है कि समाज से एक संदेश है मेरा कि भाई पेरेंट्स अगर बिजी हैं तो अगर आप नौकरी से छूट रहे हैं तो 1 घंटा बच्चों को एक टीम बना लें,
बच्चों के साथ समय बिताएं। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे जो इसमें घुसे हुए हैं वो थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, वातावरण अच्छा होगा, पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा 1 घंटे समय देंगे तो खेल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ऐसा माहौल बनेगा तब बच्चे भी निकलेंगे। नहीं, उसके अलावा भी राहुल देखो क्या है ना राहुल जी, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, जब अपना घर आ गए तो उनका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए कि वो अगर किचन में भी काम कर रही है, जैसे मेरा ही अपना बच्चा था, वो मेरे साथ साथ पीछे पीछे ही मेरे घूमते रहता था कि मम्मी, तो उससे फिर वहाँ उसने जो घटित हुआ उसको ऐसा आप मोटिवेट करो कि आज दिन भर उसके साथ क्या हुआ आपको पूछना ना पड़े, वो स्वतःस्फूर्त आपको बताए। हाँ, उसके कनेक्शन ये बहुत जरूरी है। कनेक्शन जब उस बीच वो आपको अपने दिन भर की घटना बताएगा तब आप उसको ये बता पाएंगे कि बेटा ये गलत था और ये सही था, है ना। तो आपका कहने का मतलब है कि जब आप घर आ गए, आप यदि 6 बजे आए, 7 बजे आए, सोते तक आप बच्चों के इर्द गिर्द ही रहिए। काम कर रहे हैं तो वो बैठा है तब आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जब जो भी फ्री टाइम है आप आसपास रहिए और एक ऐसा सहज वातावरण निर्मित करिए कि बच्चा आपके इतने सहज रहे कि वो अपने साथ होने वाली हर सही गलत घटना को आपको बैखूब बता सके, ताकि आप उसका सही मार्गदर्शन करें। खुली जीप में बंदूक चला दिए थे जो पल्लव जो एसपी थे ना, एसपी पल्लव, क्या नाम, शुक्ला क्या था करने में उनका, तो अभिषेक पल्लव जब थे तो हुआ था ये केस, खुली जीप में 4 लड़के घूम के घर के अपने पिताजी की बंदूक, तो उस समय उन्होंने एक्शन लिया था। नहीं दीदी, एक चीज और बोलो आप, उसमें जो बच्चे हैं आजकल, जो हिस्ट्री सीटर लोग हैं, गैंगस्टर जैसे लोग हैं, उनके साथ फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया में डालते हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि उसको अकल नहीं है कि उसका कितना गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन उनको लगता है अच्छा जा रहा है। तो ऐसे बच्चों में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये तो समाज को भी नुकसान पहुंचाएंगे, अपने आप को भी पहुंचाएंगे। क्या भूमिका है देखने को जो हमको कल मिला है, क्या ज्ञानंद जी उसको आप सही मानते हैं? जो कानून की जो परिभाषा है, मतलब एक अपराधी को सुधारना है कि उसको सजा देना है, इससे लेकर अपराधी के लिए पूरा आईपीसी इंडियन पेनल कोड बना हुआ है, भारतीय दंड संहिता, और उसके तहत पूरे प्रावधान दिए गए हैं और उसमें दंड प्रक्रिया संहिता भी दिया गया है कि कैसे कार्रवाई करना है। उससे हट के कोई काम होता है वो बिल्कुल अवैधानिक। क्या आपकी दंड प्रक्रिया संहिता का पालन करने के लिए हम इस तरीके का घटना समाज में होते देखते रहेंगे कि किसी एक व्यक्ति के चलते हजारों व्यक्तियों के साथ गलत हो जाए? तो ये आप संवैधानिक रूप से काम तभी हो पाएगा ना जब वो सिस्टम, अगर सामने वाला सिस्टम पे चल ही नहीं रहा है तो कैसे हम सिस्टम पे चलेंगे ना भाई। 35 अपराध दर्ज थे जमानत पे जमानत, कैसी न्याय व्यवस्था है? देखिए, जमानत पे जमानत इसलिए हुआ है क्योंकि पुलिस वाले जो है जो चालान पेश किए, वो चालान में उसने क्या पेश किया, तो गवाही क्या था, उसमें डायरी में क्या था, उसको मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने जो देखा उसके बाद उसने जमानत दिया। जज साहब ने उस पर कार्रवाई करने के निर्देश क्यों नहीं दिए? भाई ये जज साहब की भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि हमको ये जिस व्यक्ति के इसमें केस में 36 मतलब केस है और उसकी जो चार्जशीट पेश की गई है वो माने क्लीन चिट है या क्लीन चिट नहीं भी है तो वो साफ सुधारी गई है। इनका वो ये निगरानी बदमाश बना के बस वो थाने में शोभा बढ़ाते हैं, दीवारों में निगरानी और लंबी लिस्ट, यही हो रहा है। और आप जैसे पत्रकार बस उसको लिखते चले जा रहे हैं कि आज ये हुआ, आज ये घटना हुआ, आज हम नहीं चाहते ये चला जा रहा है। आज इनकाउंटर हुआ तो हमने बनाया ना जी, खबर लीड खबर लगी है, बड़ी खबर शायद मालूम नहीं है। मैं आपको मैं केस का जिक्र नहीं करूंगी, और एक ऐसा केस था अभी जिस जो मैंने दुर्ग का ही हिस्ट्री सीटर था, उसका केस हाई कोर्ट में चल रहा था, तो एक वकील ने उसके दूसरे माने उसके संरक्षण में, जो अभी रतन भैया ने कहा कि संरक्षण में जो अपराध होते हैं, संरक्षण में अपराध हुआ था, तो जो वकील ने वहाँ पे जो दलील दी, जज साहब ने विवेक से निर्णय लिया और उसकी बेल हो रही थी, तो उन्हें जब वकील ने ये प्रस्तुत किया कि नहीं इसके संरक्षण में ये काम हो रहा था और उसने साक्ष्य प्रस्तुत किए, तो उन्होंने कहा कि अपराध जो कारित है, करने वाला है, उससे बड़ा अपराधी करवाने वाला है, और उन्होंने तुरंत उसकी बेल निरस्त कर दी। ठीक बोल रहे हैं, वो सहमत हूँ मैं। तो होना यही चाहिए कि जो आप जिम्मेदार वकील लोग हैं, जज लोग हैं, या हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो भी अगर उनको समझ में आता है कि इसको लीपापोती करके प्रस्तुत किया गया है, तो वो उसके जांच के लिए बैठा सकते हैं,
जांच के आदेश दे सकते हैं, उनका तो अधिकार है रतन भाई। यादव जी लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में समाज में गंदगी को साफ कर सकते हैं, समाज में जो फैली गंदगी को साफ कर सकते हैं। लगातार आपका स्टेटमेंट ये सोशल मीडिया के माध्यम से रतन जी वायरल होता जा रहा है। अरे आज के बच्चा है, आज का एक आप युवा है। पत्रकार हैं, आप लगातार लिखते चले जा रहे हैं, आप तो न्याय क्या प्रणाली है, के बारे में देखिए बताते क्या जा होता रहे है, हैं जी। कई बार जैसे वकील साहब ने भी कहा, अपनी बात को उन्होंने कानूनन रूप से रखा, ठीक है, वो अपना उनका प्रोफेशन है, लेकिन कई जगह पर वकील साहब लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस प्रकार का क्राइम बढ़ रहा है, भैया देखो वो बचाते भी हैं, सजा भी वही दिलाते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है ये आदमी, फिर हम उसको बचाने के लिए खड़े तो हम ही हो रहे हैं ना। ऐसे में आप रतन भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसे लोग को केस ही नहीं लड़ना चाहिए। बस, मतलब तब मैं समझूंगा कि अभी- अपराधियों को साथ दिए जैसे आप बताइए, जो पैसे ही सब कुछ दिल्ली है। वाला केस था, देखिए, उसमें किसी न किसी अभी वकील क्या ने है? तो अपराधियों अभी के क्या है मालूम? सहयोग में लड़ा जी, ना, जी। अपराधियों के सपोर्ट में खड़े रहे ना। बिल्कुल सही। हम लोग कुछ दूसरे- ऐसा मिसाल तो हो कि कुछ वकील आए भी कि मैं इस टाइप के केस में नहीं लड़ूंगा। भैया आप अगर बात करते हैं समाज के पक्ष में बात करते हैं तो ऐसा भी तो मिसाल दो कि भाई ये ऐसे इतना केस बड़ा को जो ले ही केस- नहीं देखिए, अपराधियों मैटर को। डाइवर्ट हो जाएगा, मैं बोलूंगा तो डाइवर्ट इसलिए होगा कि जितने भी अपराधी हैं आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देख लो, कोई न कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए और कहा ये मैंने राजनीतिक कि पार्टी वाले ना राजनीतिक संरक्षण खत्म होना चाहिए। उसको संरक्षण देते हैं। एसपी बेचारा क्या करेगा, टीआई बेचारा क्या करेगा। यहाँ छोटा सा चोर टाइप का आदमी थानेदार को बोलता है कि तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा, और उसका आका बैठा है जिसके लिए रोज काम कर रहा है। आपराधिक संरक्षण तो इनको, राजनीतिक संरक्षण तो मिल रहा है अपराधियों को। तो आपके ये- हिसाब से पुलिस को जांच को दायरा और आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ हाँ, भाई जिसको जहाँ संरक्षण मिल रहा है वहां तक आप जाइए। वहां तक जाइए। छोटे ही और इनकाउंटर ऐसे करने से लोगों क्या को- होता है? छोटी और मछली उनको, पकड़ने से और कोई जो मतलब नहीं संरक्षण है। दे रहा है, जो संरक्षण दे रहा है उसको समाज में नंगा कर- पर्दाफाश कर देना जगह ही चाहिए नहीं लेना उसका, चाहिए। और पता लगना चाहिए कि फलाना मंत्री या फलाना नेता फलाने क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है। तभी तो जाके समाज में बताओ, ये चीज तब मालूम सामने चलेगा आना। नहीं तो कि ये ये कहानी गलत रोज है। चलती समाज रहेगी को दीदी। सुधारने के ये लिए जो बहुत अपना कर जरूरी रहे है। हैं, समाज बहुत सुधारने के लिए जो कर वर्तमान सकते हैं। स्थिति ये है कि जो समाज सुधारने हमारे के बहुत रतन- जरूरी है कि हम सबको हमारे पहल करना रतन- पड़ेगा। हमारे रतन भाई ने जो कहा कि जो छोटे छोटे बच्चे आज किसी हिस्ट्री टीचर का फोटो लगा ले रहे हैं और अपने आप को बड़ा नेता माने बड़ा गुंडा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो उनको ये लग रहा है कि इस गुंडे से आदर्श बड़ा, है हमारा। हाँ, ये इस गुंडे से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो इस शक्तिशाली व्यक्ति के साथ जुड़ के मैं भी शक्तिशाली हो गया हूँ। वो भ्रम में है, उसको मालूम ही नहीं है कि वो सही रास्ते में चला नहीं है। वो जिसका उसको फोटो लग रहा है लगाया है वो ताकत- फोटो वाला भी खुद डर रहा है। हाँ। बड़ा गुंडा। हाँ, सही बोले आप। तो ये सारी स्थितियां हैं, और मैंने ऐसे कहा ना आपको कि समाज को सुधारने के लिए हमको जमीनी स्तर से काम शुरू करना होगा, बिल्कुल। और घर घर घुसना होगा, और इस संबंध में बच्चे हम लोग बच्चे में घुसना अगर होगा, सब सहमत है, हम लोग ताकि आने वाला मुख्यमंत्री से भी समाज मुलाकात करेंगे, माननीय जागरूक हो मुख्यमंत्री जी से, और और इस सही संबंध रास्ते पर में चल सके। समाज के बारे में जो स्लम्स एरिया है, जहाँ बच्चे अनपढ़ है, बचपन से काम में चले जाते हैं, वहाँ वो लोग दारू पीते हैं और क्राइम करते हैं। तो अधिकांश जो क्राइम हो रहा है ना, अशिक्षित एरिया में भी हो रहा है, शराब के साथ बिल्कुल साथ, सही बोल रहा हूं, मैं भी सहमत हूँ। है ना। तो स्लम्स एरिया में ना कुछ काम होना चाहिए, सामाजिक काम होना चाहिए ऐसे, जैसे कि जागरूकता आए। इसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं, रतन भाई से मैं बात किया था कि मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग एक बार मुलाकात करेंगे, या आपके जो आरएसएस प्रमुख हैं उनसे बात करिए, या समाज के और सुधारक लोग हैं उससे बात करिए, और उस संबंध में एनजीओ बना के उसमें आदमी को काम में लगना चाहिए, नहीं, ताकि देखिए, जागरूकता स्कूल आए। में बहुत जरूरी स्कूल है। स्तर पे भी ये काम हो सकता है। देखिए, एक शिक्षा विभाग है, आज के इस मीटिंग से, आज की इस परिचर्चा से क्या सीख मिला? हमने समाज को आज जो बात कर रहे हैं, हम सारे मिलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, आज समाज को क्या इससे सीख मिलेगा? सीख नहीं, ये तो सिर्फ एक हमने अपना विचार रखा है, और निश्चित मान के चलो समाज में जब ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों के पास जब ये जाएगा तो सबको समझ में आएगा कि ये जो बात है वो सही है, और जो हुआ है वो आगे भी होते रहे, ताकि क्रिमिनल जो है वो इस शहर से ख़त्म हो जाए। और जिस तरीके से चाकूबाजी और ये जितने भी जो घटनाएं बढ़ रही है उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। पुलिस ने आज जो पहल किया वो निश्चित मान के चलिए कि समाज में एक अच्छा सा छोड़ने वाला है। बिल्कुल। बात सीख की नहीं है, ये तो चिंतन मनन करने का समय है। हाँ, भाई ऐसा इस टाइप का हुआ, वो मतलब गंदगी एक हिस्से को हमने एनकाउंटर करके कर दिया, मैं वो तो शरीर के उस अंग को कटना ही नहीं चाहिए समाज में, शरीर वो तो मजबूरी हो गई काट के फेंकना। जल में तो ये एक सड़ी चिंता मनन मछली, करना बहुत जरूरी हो गया है। एक सड़ी मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस तरह सड़ी मछलियों को अगर धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए
तो तालाब गंदा होने का सवाल ही नहीं है। तो हमने देखे कि जो यहाँ पर जो वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो वीएलसी के इस बैनर तले पर अपनी बातों को, अपनी जो एक जिम्मेदारी होने के बाद जिस तरह से अपनी बातों को रखे हैं समाज हित के लिए, तो कल जो एनकाउंटर हुआ है उस पर हमने एक तरफ से हमने देखे कि सारे लोग एक खुश हैं जिस तरह से पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है, क्योंकि जो आम जन है, जो छोटे मोटे जो नशे का व्यापार करने वाले, उनको लगता था कि वही सब कुछ है, पुलिस प्रणाली नाम का कोई चीज़ नहीं है, पुलिस की कोई खौफ नहीं है। लेकिन रतन यादव जी ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नशा किसी प्रकार से या क्राइम करते हैं, उसका अंतिम जो उपाय है या अंतिम निर्णय है, उसको जो है जेल की तरफ ही जाएगा। और चाहे क्रिमिनल, कातिल, सट्टेबाजी, नशेड़ी, एक मर्डरिस्ट कितना भी चालाकी कर ले, अंत में उसको जाना ही पड़ेगा जेल।